ये साल था 2008। पूरी की पूरी दुनिया एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। हर तरफ बस एक ही चीज थी, स्टॉक मार्केट गिर रहा है और कंपनीज बंद हो रही हैं और लाखों करोड़ों लोग अपनी जॉब खो रहे हैं। Now it's official, we are in a recession. It is definitely a very, very difficult time, and it's not going to get better quickly. People are seeing this, and those memories of fear are coming back. The Dow tumbled more than 500 points after two pillars of the street tumbled over the weekend. और इसी बीच एक आदमी एक ऐसा डिसीजन लेता है जिससे वो या तो लेजेंड बन जाएगा या तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ। 2008 में स्पेसएक्स का फैल्कन रॉकेट 3 बार फेल हो चुका था। इलॉन मस्क बैंकरप्सी की एज पर था। पूरी दुनिया इलॉन मस्क को कह रही थी कि ये सब अब छोड़ दो, लेकिन इलॉन मस्क का पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक ही जवाब था, मैं कभी गिव अप नहीं करता। 2008 was brutal. Yeah, 2008, we had the third consecutive failure of the Falcon rocket for SpaceX. The reason that there hasn't been a huge a big improvement in the space industry. Talk about space exploration just for a moment. How is it going in terms of creating the systems that will engage us in space exploration? 2008 इलॉन मस्क और उनकी सारी कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा ब्रूटल था, क्योंकि यही वो साल है जब स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों बस बैंकरप्सी की कगार पर ही खड़े थे। लेकिन इस बैंकरप्सी की कगार पे होने के बावजूद इलॉन मस्क ने वो करा जो पूरी दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। अपने बचे कुचे सारे के सारे पैसे एक रॉकेट पर लगा दिए और उस रॉकेट को लॉन्च किया। That the only way to get an affordable rocket was to build it himself. Read every book I possibly could on rocket engineering and decided to try giving it a go. And he started SpaceX. He's obviously a gambler, and many times he has put all of his money down and taken great risk. $100 million into something that you did not believe would work at the beginning. Yes. But our industry needed was somebody like, say, a Steve Jobs, somebody that could really push the envelope. And guess what? इस बार इनका लॉन्च सक्सेसफुल रहा। On a remote island in the Pacific Ocean, Falcon 1 did it. We have liftoff. This time around, everything worked. SpaceX became the first to privately develop and successfully launch a liquid-fueled rocket to orbit. This is when SpaceX evolved from an engineering dream into a business. तो दोस्तों, इलॉन मस्क की कहानी 1990s में .com बूम के बाद चालू होती है। वो टाइम कुछ ऐसा था दोस्तों कि जिस किसी के पास भी खुद की वेबसाइट थी, कंपनीज उसे फंडिंग दे रही थी। ये डिपेंड नहीं करता कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, ना ही ये डिपेंड करता है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। डिपेंड करता था तो बस ये कि आपके पास पर्सनल वेबसाइट है कि नहीं। यहाँ तक कि उन कंपनीज को भी फंडिंग मिल रही थी जिनका कोई बिजनेस प्लान था ही नहीं, और बस उसी से ही इलॉन मस्क को $1 मिलियन फंडिंग मिल गई। इलॉन मस्क ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट करा था और उसके बाद एक वेबसाइट बनाई जो एक ऑनलाइन सिटी गाइड की तरह एक्ट करती है, जिसे बेचकर इलॉन मस्क ने $307 मिलियन की अर्निंग करी। उसके बाद उन्होंने बनाया X.com, जिसे आज की डेट में आप पेपाल के नाम से जानते हो, और फिर बाद में जाके उसे eBay को बेच दिया पूरे $1.5 बिलियन में। इतने सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को सेल करने के बाद इलॉन मस्क की जेब में 180 मिलियन का कैश पड़ा हुआ था आफ्टर टैक्सेस, और उस समय इलॉन मस्क ने अपना सारा का सारा पैसा न्यू प्रोजेक्ट्स में डाल दिया। अपना सारा का सारा पैसा न्यू प्रोजेक्ट्स में डालना कोई बुरी बात नहीं है, ना ही कोई हैरानी वाली बात है। हैरानी वाली बात ये है कि जिन प्रोजेक्ट्स में उन्होंने अपना सारा पैसा डाला वो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा रिस्की थे, और इन प्रोजेक्ट्स के सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बहुत ही कम थे। इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स में $100 मिलियन, टेस्ला में $70 बिलियन और सोलर सिटी, जो कि सोलर पैनल्स बनाती है, उसमें $10 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए। तो देखा जाए तो पूरा का पूरा पैसा उनका इन 3 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट हो गया, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा रिस्की थे। रिस्क सिर्फ फ्यूचरिस्टिक आइडियाज का नहीं था, बल्कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी इस फील्ड में बैठे हुए हैं उनसे भी था।
इन तीनों इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी इलॉन मस्क से 100 टाइम एक्स प्रॉफिट कमाने वाले बड़े जायंट कंपनीज मौजूद थी। इस सब के बाद कट टू 2001, इलॉन मस्क स्पेसक्राफ्ट खरीदने के लिए रशिया गए, लेकिन रशियंस ने उसका मजाक उड़ा दिया। तो श्री मुस्क, दरअसल मुस्क, हाँ जैसा भी हो, लेकिन आप रॉकेट क्यों खरीदना चाहते हैं? मैं 2 सेवानिवृत्त ICBM खरीदना चाहता हूं और उन्हें मंगल ग्रह पर विस्फोटित करना चाहता हूं। पेपाल मंगल ग्रह की उड़ान भरना चाहता है और शायद एलियंस को भी पैसा भेज सकेगा वाया mars.com, जो पूरे आकाश गंगा में मुफ्त पैसे स्थानांतरण करेगा। ये मजाकिया लग सकता है, लेकिन पुनः प्रयोज्य रॉकेट अंतरिक्ष यात्रा की लागत कम कर मंगल मिशनों को संभव बनाएंगे। प्रयोज्य रॉकेट उड़ाना, उतारना और फिर से उड़ाना वोडका पीकर उसे वापस बोतल में थूकना जैसा है। ये बकवास है। मैं गंभीर हूं और प्रति रॉकेट $8 मिलियन चुकाने को तैयार हूं। $7 मिलियन? हाँ, $7 मिलियन, हाँ। $8 मिलियन में मैं आपको रॉकेटों का ब्रोशर दूंगा, शायद इसके साथ एक छोटी बोतल वोडका मुफ्त में। अगर मैं 3 रॉकेट खरीदता हूं तो? हाँ सर, 3 रॉकेटों के साथ हम विशेष रूप से आप श्री मुस्क के लिए 3 बोतल वोडका फेंक रहे हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो ये मुझे कितना पड़ेगा? $800 मिलियन। ठीक है, ये शानदार है। प्रति रॉकेट से $1 मिलियन। ये बहुत अच्छा काम करता है। मुझे बताएं मुझे कैसे आगे बढ़ना है। प्रति रॉकेट $6 मिलियन। आपको लगता है हम खिलौने बेच रहे हैं श्री मुस्क? रॉकेट के लिए $18 मिलियन। प्रति रॉकेट $18 मिलियन। ये बहुत अधिक है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब प्रति रॉकेट $21 मिलियन कर देते हैं श्री मुस्क। क्या ये ठीक है? रुकिए, क्या आप रॉकेट की कीमत बढ़ा रहे हैं क्योंकि मैंने कहा यह बहुत अधिक है? इसका कोई मतलब नहीं बनता। सलाह के लिए धन्यवाद सज्जनों। मुझे लगता है मैं बस चला जाऊंगा और अपने खुद के रॉकेट बनाऊंगा। निश्चित रूप से आप करेंगे। और फिर क्या, रॉकेट भगवान को भेजेंगे? शायद उन्हें उनके पेपाल पैसे के साथ एक पैकेज भेजेंगे। धन्यवाद। इलॉन मस्क ने रशियंस को समझाया कि वो एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाना चाहते हैं जो रियूजेबल हो, सिर्फ एक लॉन्च के बाद वो डंप नहीं करना पड़े। और उनकी ये बात सुनकर रशियंस उन पे जोर जोर से हंसने लगे। वहां जब रशियंस ने इलॉन मस्क का काफी मजाक उड़ाया, तब इलॉन मस्क ने ठान लिया कि अब वो अपना स्पेसक्राफ्ट खुद बनाएंगे। और उन्होंने एक जीनियस स्ट्रेटेजी बनाई जिसे उन्होंने नाम दिया इडियट इंडेक्स। तो दोस्तों, रॉकेट बनाने के लिए काफी सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, जैसे एल्यूमिनियम अलॉय, टाइटेनियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि रॉकेट में लगने वाले जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, उस सब का प्राइस पूरे के पूरे बजट का सिर्फ 2% था। बाकी 98% सप्लायर्स का मार्जिन था। और इस सब को पता लगाने के बाद इलॉन मस्क का सिर्फ एक सिंपल सा सवाल था कि हम किसी को $60 मिलियन रॉ मटेरियल के क्यों दें जब उसकी वर्थ सिर्फ $2 मिलियन की है। इसी सोच के साथ उन्होंने स्पेसक्राफ्ट में लगने वाली एक एक चीज के कॉस्ट को एनालाइज करा और अपनी कॉस्ट कटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। फॉर एग्जाम्पल, नासा एक लैच के $1500 खर्च कर रहा था। लैच माने कि डोर का हैंडल। अब आप पूछोगे नासा वाले क्या बेवकूफ हैं, सिर्फ एक डोर ओपन करने के हैंडल पे $1500 खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, उस समय जो कंपनी नासा को लैचेस सप्लाई करता था, मतलब जो हैंडल सप्लाई करता था, वो उसे मेड फॉर स्पेस लेबल करके बेचता था। यानी कि ये बोल के बेचता था कि वो स्पेस की टफ कंडीशन को भी हैंडल कर सकता है, जबकि उसकी क्वालिटी में ऐसा कोई खास डिफरेंस था नहीं। जैसे इलॉन मस्क को ये बात पता पड़ी, इलॉन मस्क अपने बाथरूम से अपने बाथरूम डोर का हैंडल लेके आते हैं और बोलते हैं ये हैंडल मेरे स्पेसक्राफ्ट में लगेगा और ये बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेगा। और इस डिसीजन से इलॉन मस्क ने $1470 का फायदा कर लिया, वो भी सिर्फ एक हैंडल पे। और पर स्पेसक्राफ्ट 70 से 80 हैंडल्स लगते थे, तो सिर्फ एक हैंडल को बदल के उन्होंने काफी सारा पैसा बचा लिया। इससे पहले जो रॉकेट्स हुआ करते थे वो एरोस्पेस ग्रेड कार्बन फाइबर से बनते थे, जो $200 पर केजी के हिसाब से आता था। इलॉन मस्क ने उसे रिप्लेस करके स्टील का यूज करा, जो सिर्फ $3 पर केजी के हिसाब से आता था। और अपने इसी डिसीजन से इलॉन मस्क ने अपने मिलियंस ऑफ डॉलर बचा लिए। उसके बाद इलॉन मस्क ने फोकस करा रीयूजेबल रॉकेट्स पर, और उनकी इस इन्वेंशन ने पूरा गेम ही पलट दिया। पहले बोइंग और लॉकहेड के रॉकेट्स एक बार यूज करके ओशन में बहा दिए जाते थे। तो देखा जाए तो स्पेसएक्स ने अपने रॉकेट्स को रीयूजेबल बना के रॉकेट लॉन्च करने का एक्सपेंस बाकी कंपनीज से 10 गुना कम कर लिया था। और साथ ही साथ जब 2008 में 4th फैल्कन रॉकेट लॉन्च हुआ था, तो पूरी दुनिया शॉक हो गई थी। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग सक्सेस नहीं था, बल्कि एक सिंबल था इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करने का। आज स्पेसएक्स नासा के कॉन्ट्रैक्ट से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ग्लोबल लॉन्च मार्केट का 60% शेयर कैप्चर कर रखा है। सिर्फ 2023 में ही स्पेसएक्स ने 100 रॉकेट्स लॉन्च करे थे, वो भी बोइंग और लॉकहेड के प्राइस से बहुत ही कम प्राइस पर। तो दोस्तों, ये स्टोरी सिर्फ इलॉन मस्क की नहीं है, ये एक लेसन है सबके लिए कि जब पूरी दुनिया तुम्हें क्रेजी बुलाए, तभी तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का चांस होता है। आज हमारे इंडिया में कितने ही लोग कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ न्यू इन्वेंट करना चाहते हैं, नॉर्मल 9 to 5 से हटके कुछ अलग करना चाहते हैं।
लेकिन सिर्फ दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये सोच के कभी कुछ नया कर नहीं पाते। ये सीख है हम पूरे इंडियंस के लिए कि कैसे एक सपना हकीकत में बदल सकता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि इलॉन मस्क ने जो करा वो बहुत आसान था, बल्कि मैं तो कहूंगा जो इलॉन मस्क ने करा वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। पर सोचो क्या होता अगर इलॉन मस्क ने शुरुआत में ही हार मान ली होती। जब रशियंस ने उनका मजाक उड़ाया था तब वो घर आके सिर्फ ये सोच के सो जाते कि अब तो ये मेरे बस का है ही नहीं, अब तो ये मैं कर ही नहीं सकता। शायद स्पेसएक्स कभी इतना बड़ा बनता ही नहीं, टेस्ला तो कभी इन्वेंट ही नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, अपने व्यूज कमेंट्स के थ्रू मुझे बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या ही बात होगी। साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताओ कि आप इलॉन मस्क के कौन से प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा एडमायर करते हो। इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप।